इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें लिखिएगा सपोज एन इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखिए Q इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19. Suppose an electron Q is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 coulomb is moved through a potential difference of 1 volt. Is moved through a potential. Good evening. Is moved through a potential difference of 1 volt, comma, then the change in its potential energy would be delta U is equal to Q delta V. Delta U is equal to Q delta V is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 multiplied by 1 is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल. This is a commonly used unit of energy in atomic physics. This is a commonly used unit of energy in atomic physics. And we call it इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल e कैपिटल V, and we call it electron volt, small v capital V. One electron volt is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल. 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल. बेहद आसान इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. इसमें ऐसा होता है कि अगर हम मान लीजिए, जैसे हमसे ये कहा जाता है कि किसी एक चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं और किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम रखते हैं, तो उसको इन्फिनिटी से लाकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं. ठीक है. अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम एक चार्ज को नहीं, अब हमें इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हैं. वहाँ पॉजिटिव टेस्ट बोला था, अब हमें इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और उसको हम लेकर आ रहे हैं और कितना मूव कर रहे हैं, हम उस जगह पर मूव कर रहे हैं जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है. तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज मेरे पास है, और चार्ज यानी कि 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 वोल्ट कूलम ये मेरे पास है. तो हम ये जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को तो हम पोटेंशियल बोल देते हैं. तो इसको अगर इधर ले जाए तो W इज इक्वल टू Q into V होता है. और ये जो W है, कोई भी बॉडी जो है कितना काम करेगी, वो उतना वर्क डन करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी. तो हमने ये कहा कि एनर्जी जो अगर किसी बॉडी के अंदर होती है तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हम ये बोलेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हम वर्क डन और एनर्जी को एक साथ लेकर चल सकते हैं. वर्क डन की जगह में एनर्जी लिख सकते हैं. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा यू,
चार्ज हो गया Q और स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कितना हो गया डेल्टा V। अब वो पोटेंशियल हमने कितना बोल दिया 1 वोल्ट और चार्ज कितना बोल दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल होती है। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और 1 वोल्ट को, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक 1 वोल्ट पोटेंशियल 1 वोल्ट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसको यूनिट का नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर कहीं पर एनर्जी की यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो, तो एनर्जी को पहले हमको जूल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, जो भी मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इतने जूल्स के बराबर है, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा 20 इंटू दिस। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें जो है वो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप नोट करेंगे डाइपोल और टॉर्च कितना एक्सपीरियंस होगा, और हम ये देखेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसकी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लेना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तुम्हारे यहाँ पर भी, तुम्हारे यहाँ पर। ठीक है, हाँ बस चैप्टर का नाम, बस तुम्हारे में बना रहा है। चलिए जी, तो नोट करिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Potential energy of a dipole placed in a potential energy of a dipole placed in a uniform electric field. Note करिएगा, consider an electric dipole placed in a uniform electric field E vector consider an electric dipole placed in a uniform electric field. Consider an electric dipole placed in a uniform electric field E vector with its dipole moment P vector with its dipole moment P vector making an angle theta with the field. Making an angle theta with the field. Making an angle theta with the field. Next line लिखेंगे, two equal and opposite forces two equal and opposite forces plus QE and minus QE act on its two ends. Acts on its two ends. किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन Q। तो फोर्स क्या हो गया, प्लस का QE और माइनस का QE।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल. The two forces form a couple as shown. The two forces form a couple as shown. अब देखिएगा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, उसको डाइपोल बोल देते हैं. उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइन से. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया. आराम से आराम से. इधर चार्ज ले लिया मैंने माइनस क्यू और इधर ले लिया प्लस क्यू. और ये जो हमने डायरेक्शन दिखाया है, ये दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. तो याद करिए पहले भी कुछ ऐसे ही करा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज एरिया रहा होगा. ठीक है, और ये वाला एरिया ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज एरिया रहा होगा. ठीक है, तो चाहे ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इधर पॉजिटिव रहा होगा इधर नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होता है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव एरिया, और जिस फोर्स के साथ में ये अट्रैक्शन होगा इसका वो फोर्स क्या होगी? प्लस का क्यू ई. ये हमारा ई वेक्टर है, प्लस का क्यू ई वेक्टर. ठीक है, इसी तरीके से ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस पर कितना लगेगा फोर्स? वो होगा माइनस का क्यू ई वेक्टर. और हमने ये मान लिया यहाँ पर इन्होंने दिया कि विद इट्स डाइपोल मोमेंट की वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव वाली जो डायरेक्शन है ये किसकी होगी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. ठीक है, तो अब ये बोला गया कि ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये डाइपोल मूवमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बना रहा है थीटा. तो ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है हमारा कितना? थीटा. एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रॉप करें ऐसे, ये हमने क्यों करा? ये हमने इस वजह से करा क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये कपल बन जाता है, कपल मतलब जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं किसी भी कंपोनेंट पर, तो यहाँ पर ये डाइपोल है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है प्लस का क्यू और एक फोर्स इधर लग रहा है माइनस का क्यू. तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लिया जाता है टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर मान लीजिए इसको मैं ए बी और सी ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है. हाँ, इसका क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में कैसे दे रखा है? एक्चुअली क्वेश्चन ये जो है ना इसका क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में इस वजह से दे रखा है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यही चीज़ करी थी. वहाँ पर हमने ये करा था कि डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं. टॉर्क वाला तो आपका फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है और पोटेंशियल एनर्जी अब हम कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं इसका. ठीक है, मेरे को भेज देना वो याद से, मतलब आप इसमें पोटेंशियल भी लिखा है, टॉर्क तो एक पोटेंशियल भी है.
इसमें लिखा हुआ है? हाँ, इसमें मैंने टॉप कैलकुलेट करने के लिए लिखा हुआ है, फिर पोटेंशियल एनर्जी वैसे। हाँ तो ये फिर गलती से दे दिया उन्होंने, तो सेकंड चैप्टर में। चलिए तो अब हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABC में मैं सिर्फ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर ये जो है ये थीटा के सामने वाली साइड को बोल देते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। पी वेक्टर मैंने दिखाया, यानी कि इसका जो ये जो हमको ये जो डायरेक्शन शो कर रही है ये है डाइपोल मूवमेंट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये चीज़ मेरे को मालूम है डाइपोल मूवमेंट, तो हम इसको कैसे करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा नहीं सॉरी sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो यहाँ लिखिएगा sin थीटा इज इक्वल टू AB, तो मुझे मालूम नहीं AB है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाली फोर्स में और इस वाली फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB, वो मैं निकालना चाहता हूँ, तो वो मुझे नहीं पता। और AC की लेंथ मैं जानता हूँ, ये जो डाइपोल है इस डाइपोल की लेंथ हमने लिया है 2A। ये वेक्टर इधर दिखा दो ऐसे नीचे की तरफ। डाइपोल की लेंथ हमने लिया है 2A, तो AB कितना हो गया 2A sin थीटा। AB हो गया 2A sin थीटा। ठीक है, इसके बाद नोट करिएगा द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल विल बी the torque exerted by the couple will be tau is equal to either force, कोई फोर्स तो दोनों इक्वल ही है ना, QE और माइनस QE। वो QE दिखा रहा है कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हमने माइनस QE बोल दिया, लेकिन लेते हैं हम हमेशा मैग्नीट्यूड ही। ठीक है, तो आइदर फोर्स इनटू perpendicular distance between the forces, perpendicular distance between the forces, either force into perpendicular distance between the forces, so tau is equal to either force QE into perpendicular distance between the forces के बीच का perpendicular distance मैंने अभी निकाला 2A sin थीटा। तो यहाँ से हमने ये कह दिया था कि tau is equal to E को तो अलग कर दो, Q into 2A और sin थीटा Q into 2A क्या हो जाएगा P। तो ये हमारे पास आ गया बेटा PE sin थीटा, PE sin थीटा, tau is equal to PE sin थीटा। उसके बाद देखिएगा ये जो है ना ये छोटी सी चीज़, ये तो टॉर्क वाला ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाए। ठीक है, तो नोट करिएगा इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा, if the dipole is rotated through a small angle, d theta against the torque acting on it,
means the torque acting on it means the torque acting on it, comma, then the small work done is then the small work done is, अच्छा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि सोचिएगा कि एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, कपल बन रहा है और ये ऐसे 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 ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर जाएगा। ये कहेंगे कि भाई जब इस पर टॉर्क इस तरीके की लग रही है, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आपने कहा कि नहीं इसमें कितनी जान है, तो कैसे पता चलेगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है ना कि वी आर प्रेसिंग अगेंस्ट समथिंग। हम अभी बस ये कह रहे हैं कि हाँ मतलब हमारे अंदर जान है कि हम इतना काम कर देंगे, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे पता चलेगा कि हम जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है हम इसके अपोजिट इसको जरा सा हम इसको एंगुलरली डिस्प्लेस करके देखेंगे, मतलब रोटेशनल फोर्स है। भाई टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेशनल फोर्स। तो आपको क्या करना है कि अगर वो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो आप इस तरफ उल्टा आप उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करें। तो आप क्या करेंगे कि आपने उसको जरा सा एंगल घुमा दिया, कितना? डी थीटा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। याद रखिएगा कि जब हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो तब भी वर्क डन आता है, लेकिन ये कौन सा वर्क डन होता है? ये ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन वाला होता है। और जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो फोर्स की जगह तो ले लेता है टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब थीटा बोलते हैं और मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात कर रहा हूँ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। समझ गए? ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया टाउ डी थीटा। अब यहाँ पर टाउ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इट इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू आ गई, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। फिर नोट करें द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल total work done in rotating the dipole from its orientation, making an angle theta 1. The total work done in rotating the dipole from its orientation making an angle theta 1 comma with the direction of the field to theta 2. Theta 2 will be मतलब हमने ये मान लिया कि इनिशियल एंगल जो वो फील्ड के साथ में जो इनिशियल एंगल बन रहा है थीटा 1 मान लीजिए और फाइनल एंगल बना रहा है थीटा 2, ये मान लीजिए, है ना। और हम क्या कर रहे हैं कि टॉर्क जिस डायरेक्शन में लग रहा है, टॉर्क मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके अपोजिट
मैं उसको शुरुआत मान लिया हमने कि जैसे ये घूमे जा रहा था, घूमते घूमते मान लो किसी एक पोजीशन पर मैंने पॉज ले लिया, रोका इसको, मैंने बोला कि इस टाइम वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, θ1। अब मैंने उसको घुमाया, ऐसे पकड़कर उल्टा घुमाया घुमाया घुमाया, एक पोजीशन पर रुक गया। उस टाइम वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, θ2। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियल एंगल मैंने ले लिया θ1 और उसको घुमाकर मैं कहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, फाइनल एंगल θ2 तक। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि जहाँ पर भी ये चीज़ आ जाती है कि dw आ गया, इधर dθ आ गया, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ, जो कि इधर dθ लिखा हुआ है, तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, θ1 से θ2 इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा W यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर dx का मैं इंटीग्रेशन करता था तो x आता था, उसी तरह से जब dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो w आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2। और क्या वैल्यू है इसकी dw की, dw क्या है, dw है pe sin θ dθ। तो लिखिएगा pe sin θ dθ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। हाँ, अब इसमें आप ये देखिए कि जो टर्म जो है, जिसके जो टर्म जैसे dθ लिखा हुआ है तो थीटा ही वेरिएबल है, बाकी सब कुछ यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पी को तो बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, तो पी तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा dθ, लोअर लिमिट इज θ1 एंड अपर लिमिट इज θ2 इज इक्वल टू टीई साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, या कुछ और, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और कहाँ से कहाँ जाना है, θ1 से θ2 जाना है। ये नेगेटिव साइन तो चाहे बाहर ले लीजिए, तो माइनस पी हो गया, और पहले अपर लिमिट यहाँ पर डाल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस θ2 माइनस, अब लोअर लिमिट यहाँ डाल देंगे, ये हो जाएगा कॉस θ1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा माइनस पी कॉस θ2 और माइनस माइनस प्लस का पी कॉस θ1। ठीक, क्या करा जा सकता है, पी कॉमन लेकर आप कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 को जोड़ सकते हैं। ये एक्सपेंड करने की जरूरत भी नहीं थी, पी कॉमन लेकर और ब्रैकेट में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 आप बोल सकते हैं। उसके बाद नोट करें, this work done is stored as the potential energy this work done is stored as the this work done is stored as the potential energy U of the dipole. Potential energy U of the dipole. तो U इज इक्वल टू TE, ब्रैकेट में मेंशन कीजिए cos θ1 माइनस cos θ2। ये रिलेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल का, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब नोट करें, इफ इनिशियली हमने क्या लेकर चले थे, हमने ये सोचा था कि जब डाइपोल घूमे जा रहा था ना, ये तो जब ये घूमने जा रहा था इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वैसे तो डाइपोल चुपचाप पड़ा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते घूमना शुरू कर देगा।
तो जब डाइपोल घूमे जा रहा था तो मैंने उसको रोक लिया था एक पॉइंट पर कि इसको रोको, सर रोक कर इसको। क्वेश्चन है हाँ सर, घूमेगा थोड़ी नहीं है, बस यहाँ पे आके रुक जाएगा। अच्छा, इनर्शिया नाम की एक चीज़। सर मान लिया कि हल्का सा आगे गया, बट ये फिर आधा जाने के बाद फिर से ओरिजिनली वहाँ जाने की कोशिश करता और है। उसमें क्या है कि जैसे ही ये इस तरीके से आपको ये लग रहा है कि ये ऐसे पैरेलल जाकर रुक जाएगा, है ना, पैरेलल जाकर रुक जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक फोर्स होगी, वो फोर्स उसको जरा सा आगे मूव करवाएगी, उसको हम इनर्शिया वाली फोर्स बोलते हैं। तो अब जरा सा जैसे ही आगे गया तो हमारा ये जो पॉजिटिव वाला है ये पॉजिटिव नीचे की तरफ आ गया और जो नेगेटिव है ये ऊपर की तरफ आ गया। तो हम ये कहेंगे कि जब ये नीचे की तरफ आ गया और ये ऊपर की तरफ आ गया तो इस पर फिर इधर को फोर्स लगेगी, वही चीज़ है कि इस पर फिर इधर को फोर्स लगेगी और इस पर फिर इधर को फोर्स लगेगी। अब होगा क्या कि जितनी देर में वो फोर्स इस पर एक्ट करेगी उतनी देर में ये अपनी इनर्शिया की वजह से आगे पहुंच जाएगा। ये होता है। हमने इसको बनाकर थोड़ा बड़ा दिखाया है, एक्चुअली ये है इतना छोटा सा कि वो घूमने में। पर सर उसकी जो इनर्शिया है उसे सिर्फ इसे थोड़ा कैंसिल करना है, वो पॉजिटिव साइड है इसकी। मैं सही जब कह इधर रहा आएगी हूँ, impulsion आप भी सही होगा। समझ रहे हो, सही समझ रहे हो। आपका ये कहना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव फोर्स इस तरफ लग रही है, इस पॉजिटिव चार्ज पर, नेगेटिव की तरफ इधर लग रही है और ये इस तरफ लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। लेकिन जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं कहीं पर तो वो कपल की तरह काम करता है। कपल की तरह काम करता है तो इसका मतलब ये ऐसे 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 घूमना शुरू करेगा। तो फिर आपको ये लग रहा है कि अब ये अगर एक इंस्टेंट पर आकर ऐसे पैरेलल हो गया, ये एक इंस्टेंट पर आकर पैरेलल हो गया, तो पैरेलल होने पर यहाँ तो ये पॉजिटिव चार्ज ही है तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाले एरिया की तरफ प्लस क्यू, है ना, और इधर माइनस क्यू है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये तो यहाँ पर रुक जाना चाहिए। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ये बिल्कुल वही है। सर मैं कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव है वो जब उससे हल्का सा आगे भी निकल जाएगा, जैसे पॉजिटिव जब हल्का सा आगे भी निकल जाएगा वो फिर उसको खींचकर यहाँ ले आएगा वापस, है ना। तो आपका ये कहना है कि ये ऐसे 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 और अल्टीमेटली ऐसे ऐसे वाइब्रेट सर सिर्फ वही नहीं खींच रहा, इसे नेगेटिव ये वाला रिपेल भी तो करेगा जब ये वाला रिपल भी तो करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कभी इसमें ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया, जब भी इस पर इस तरीके से फोर्स लगता है ना तो जो वो इनर्शिया फोर्सेज होती हैं, इनर्शिया फोर्सेज ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स साइज, इसके साइज़ के कंपेरिजन में, क्योंकि ये हमने बड़ा दिखाया है। तो बड़े में एक बार को हम ये कह सकते हैं कि फोर्स बहुत कम लग रही है और इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है तो ये रुक जाएगा। लेकिन होगा क्या कि वो इतना उसको इनर्शिया दे देगा कि ये जो पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला इस पॉइंट पर आ जाएगा और ये नेगेटिव वाला इस पॉइंट पर आ जाएगा। तब दिमाग में ये सवाल आता है कि वो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को रिपेल करेगा, है ना, और ये जो पॉजिटिव है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने यहाँ पर दिखाया है, तो ये तो फोर्स इस पर इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इस पर इस तरफ लग रहा है, वो ओविंग टू इट्स साइज, जो इसका साइज़ है वो साइज़ ही इसको जो है वो इसके लिए घातक साबित होगा। और घातक क्या मतलब, कुल मिलाकर वो इसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराएगा जो इसका इनर्शिया है। ठीक है, तो अगर हम जरा से इंस्टेंट्स का देखें ना, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स अपने आप में इतनी जल्दी चेंजेस आएंगे इन एंगल्स में, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। आप ये देखो कि अगर कोई जरा सी चीज़ है ना तो इसको हल्का सा डेविएट करने में भी एंगल जो है वो एंगल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो हम समझने के लिए उसको बड़ा बना रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसको घूमना है, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। अब इसमें मैंने ये कहा था कि इनिशियली मैंने इसको किसी एक पोजीशन पर रोक दिया और एक पोजीशन पर रोक कर मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि उसका एंगल जो इनिशियल एंगल था वो θ1 था। हम ये कहते हैं कि अगर उसका इनिशियल एंगल θ1 नहीं है, θ1 की कोई एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये करिए कि इफ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इफ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब हमने ये मान लिया कि शुरुआत में जो एंगल है वो एंगल क्या है कि वो 90 डिग्री पर है। ठीक है, 90 डिग्री पर एंगल है।
थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमारा इनिशियल एंगल है वो हमने 90 डिग्री मान लिया, ठीक है। एंड देन brought to some orientation making an angle theta with the field, and then brought to some angle theta 2 is equal to theta, ठीक है। then brought to some angle theta 2 is equal to theta, then potential energy of the dipole, U is equal to PE cos थीटा 1 की जगह हमने डाल दिया 90 डिग्री और थीटा 2 की जगह डाल दिया थीटा, ठीक है। पहले ही बता दीजिए ये केस समझ में आ गया कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, हाँ, कि हम उसको घुमा रहे हैं, है ना। अच्छा, डाइपोल जो है, डाइपोल तो अपना इधर इस पर एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो डाइपोल के अंदर कितनी एनर्जी है वो इस चीज़ से पता चलेगी कि हम उसको कितना घुमा रहे हैं और वो कितना रिटेलिएट कर रहा है, मतलब कितना वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो इधर नेगेटिव की तरफ ही जाना है, मुझे तो इधर पॉजिटिव की तरफ ही जाना है। तो हमने ये कहा कि शुरुआत में डाइपोल इस तरह से अलाइंड ही नहीं था, डाइपोल शुरुआत में ऐसे था, यानी कि हमने इनिशियल एंगल को मान लिया 90 डिग्री, तो इसलिए मैंने थीटा 1 की जगह 90 डिग्री ले लिया, और जो दूसरा एंगल है थीटा 2 को हमने थीटा ले लिया, तो cos 90 कितना होता है 0, तो u कितना हो गया यहाँ पर PE इक्वल 0 माइनस cos थीटा, 0 माइनस cos थीटा, तो कितना हो गया माइनस cos थीटा, तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि u इज इक्वल टू माइनस T वेक्टर डॉट E वेक्टर। और नेगेटिव साइन से आपको ये समझ में आ गया होगा, नेगेटिव साइन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाइपोल जो है, डाइपोल का ओरिएंटेशन तो कुछ इसी तरीके का है जैसा आप समझ रहे हो, डाइपोल का ओरिएंटेशन तो उसी तरीके का है कि वो ऐसे ही आकर रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है, लेकिन हम उसको घुमा रहे हैं, तो जब हम उसको घुमा रहे हैं तो नेगेटिव का मतलब ये है कि वो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही आना चाहता है, लेकिन हम उसको घुमा रहे हैं तो वो कितनी एनर्जी उस पर लगा रहा है रोकने के लिए, ठीक है। तो ये माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर ये हो गया। इसके बाद इसमें आप नोट करेंगे, ये यहाँ तक समझ में आ गया, इतना क्लियर है ना। इसके बाद नोट करें आप स्पेशल केसेस, समझ गए कि नहीं, इतना क्लियर। अगला नोट करिए स्पेशल केसेस। अच्छा, इसके ये जो स्पेशल केसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ना दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक पूछी जाती है कि जीरो एनर्जी कब होगी ये बताइए, एक पूछा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक पूछा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये आपने क्वेश्चन बैंक्स में देखा भी होगा, जो स्कूल में टीचर्स ने दिए थे ना, अच्छा वो आए थे ना, तो उनके क्वेश्चन बैंक में था। तो इसमें नोट करिए, पहला है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लिखें पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो ये है थीटा 0 डिग्री होगा। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम position of stable equilibrium when theta is equal to 0 degree। when theta is equal to 0 degree, इसमें नोट करें u is equal to क्या आया था माइनस PE cos थीटा, तो u is equal to माइनस PE cos 0 डिग्री, cos 0 का मतलब हो गया 1,
U इज इक्वल टू हो गया माइनस पी ई. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज मिनिमम. पोटेंशियल एनर्जी ठीक है. Potential energy of a dipole is minimum when its dipole moment is parallel to the external field. When its dipole moment is parallel when its dipole moment is parallel to the external field. तो आप इसमें समझ ही लेंगे कि अगर ये डाइपोल जो है ये उस पोजीशन में आ गया तो उस पोजीशन में आके तो ये रुक ही जाएगा. अगर मान लीजिए इस पर किसी तरीके का कोई इनर्शियल फोर्स नहीं है या हम इसको एक्सटर्नली घुमा नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से, और अगर ये यहाँ आ गया तो फिर ये रुक गया, फिर नहीं जाने वाला. ये कब तक नहीं जाने वाला? जब तक इस पर कोई या तो इनर्शिया फोर्स ना लगे. इनर्शिया फोर्स कब लगेगा? जब इस पर पहले से कोई फोर्स लगा हुआ हो, ठीक है, और या फिर हम इसको ज़बरदस्ती घुमाएं, ठीक है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है, ये शुरुआत में हमने एंगल पहले वाला 90 डिग्री ले लिया था और जो फाइनल एंगल है फाइनल एंगल हमने ले लिया 0 डिग्री, ठीक है. तो हम अगर यहीं पर आकर रुक गए तो फिर ये रुक जाएगा, फिर ये मूव नहीं करेगा. समझ गए? ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. उसके बाद अगला देखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद में अगला है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी. पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी. जीरो एनर्जी कब होगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90. कॉस 90 जीरो होता है तो u हो गया 0. मतलब इनिशियली तो थीटा 1 तो हमने 90 डिग्री लिया ही था, थीटा 2 भी 90 डिग्री, मतलब हमने कुछ उसमें मोशन ही नहीं करवाया. और जब उसमें मोशन हो ही नहीं रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है? 0 है. 0 एनर्जी है, इसीलिए मोशन हो नहीं रहा. ठीक है, नोट करिएगा. Thus the potential energy of a dipole is 0. Is 0 when it is held perpendicular. It is held perpendicular to the external field. Third, position of unstable equilibrium. Position of unstable equilibrium. Unstable equilibrium when theta is equal to 180 degree. U is equal to minus PE cos 180. Cos 180 यानी कि cos phi की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस PE into -1, तो U is equal to हो गया PE
U इज इक्वल टू पी, तो ये क्या होगा कि does the potential energy of a dipole is maximum does the potential energy of a dipole is maximum when its dipole moment is anti-parallel to the external field. When its dipole moment is anti-parallel to the external field is anti-parallel to the external field. ठीक है, ये तीन इसमें केसेस थे पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पर आकर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल खत्म होता है। अब इसमें अगला पोर्शन है हमारा कैपेसिटेंस का, वो कैपेसिटेंस वाला स्टार्ट करेंगे। टाइम है तो बताओ, स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट आप लिखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। लास्ट वाला आ गया ना समझ में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की बहुत ज़्यादा होगी तो आप उस पर फोर्स लगाओगे तो उसके बदले में वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स इतनी लग सकती है पीई। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वो वापस घूमकर अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में आना चाहेगा। ठीक है, तो सर जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी तो फोर्स वो भी लगाएगा तो स्टेबल नहीं हो गया। ये तभी होगा। देखिए ऐसा है कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो फिर जब हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो हम अपनी डायरेक्शन में जहाँ रोटेट कराना चाहेंगे वहाँ रोटेट करा लेंगे। जब हम उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं जितनी फोर्स ये लगा रहा है तो फिर कुछ होगा ही नहीं, वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। और जब हमारी लगाई हुई फोर्स उसकी लगाई हुई फोर्स से कम हो गई तो वो घूमना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ये चीज़। अगला लिखिएगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब नया क्या है। अब हमको ये देखना है कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज़ तो पोटेंशियल से उसको रिलेट करके ये देखना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता क्यों है। पहली चीज़, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम ये कर चुके हैं कि एक जो स्फेरिकल शेल होती है ना, मतलब खोखला जो स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हम देख चुके हैं। एक जो खोखला स्फीयर है उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ कंडक्टर और इंसुलेटर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा इसके बाद में, कैपेसिटेंस वाला। कैपेसिटर क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। चार्ज जो है, चार्ज एक मूविंग प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, कि चार्ज मूव करता रहता है। ठीक है, तो कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। हम अपनी पॉकेट में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं ना, तो इसकी जो बैटरी है, मोबाइल की बैटरी हुई या कोई टॉर्च है उसकी बैटरी हुई या आपकी वॉच की बैटरी हुई, कुछ भी किसी भी तरीके की बैटरी जो है, उस बैटरी जो है वो बनती ही कैपेसिटर से है। कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, किस तरह से करता है वो देखने के लिए कंडक्टर इंसुलेटर जानना ज़रूरी है। और कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके लिए इंसुलेटर्स का पढ़ना ज़रूरी है। नोट करेंगे, दीज आर द सब्सटेंसेस। कंडक्टर्स में लिखे, पहले लिखें कंडक्टर्स। These are the substances which allow large scale physical movement of electric charges large scale physical movement of
electric charges through them when an external electric field is applied. When an external electric field is applied. Example: silver, copper, aluminium. Aluminium, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के थ्रू भी करंट पास हो जाता है, तभी तो करंट लगता है हमको. इंसुलेटर होते तो करंट लगता ही नहीं. Insulators. These are the substances which do not allow physical movement of electric charges. Which do not allow physical movement of electric charges through them. When an external field is applied, stop. एग्जाम्पल लिखें: डायमंड, ग्लास, वुड, एटसेट्रा. डायमंड, ग्लास, वुड, एटसेट्रा. ठीक है, इतना करिएगा. और परसों के बाद से आपका जो मैं काफ़ी टाइम से प्रॉमिस कर रहा हूँ लेकिन ले नहीं पाया एक्स्ट्रा क्लास, परसों के बाद से स्टार्ट करूँगा. परसों फिजिक्स का एग्जाम है 12th वाले का, तो ज़रा उनके साथ लगा हुआ हूँ. तो जो एक्स्ट्रा टाइम का आपको प्रॉमिस किया था वो उन्हीं को दे रहा हूँ आजकल, तो वो फिनिश हो जाएगा परसों, उसके बाद करेंगे. ओके भाई, गुड इवनिंग.